दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सेफ शॉप के ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं सेफ शॉप में एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। हमने इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को समय समय पर कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप सभी हमसे जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप नीचे अपनी टीम और अपने कस्टमर्स को भी दें। आज के इस सेशन की शुरुआत मैं अपने कीनोट स्पीकर मिस्टर किशोर कुमार लूथरा एंड उनके टीम के सीनियर मेंबर मिस्टर एनएस रावत उनके साथ करना चाहूंगी, जो कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि जो भी आपकी बचत है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए और उस पर आपको कैसे अच्छा रिटर्न मिले, उस पर वो आप लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। प्लीज वेलकम मिस्टर किशोर कुमार लूथरा। गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंकिता फॉर इंट्रोड्यूसिंग टू दिस सेशन। आज का ये सेशन जो हम ले रहे हैं, ये सेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्किल अप के इस खास कार्यक्रम में, जो कि हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। जो लोग आप लोग सेविंग नहीं कर पाते या हमेशा फाइनेंस के से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज रहती हैं उसको हम क्लियर करने के लिए आपके लिए सेशन रखा है। स्किल अप सेशन हम क्यों रखते हैं? स्किल अप सेशन ऐसा नहीं है कि आप लोग स्किल अप नहीं है, आप एक से बढ़कर एक स्किल्ड पर्सन है, लेकिन स्टिल जैसे किसी भी वस्तु के ऊपर अगर धूल जम जाती है तो उसे झाड़ने की आवश्यकता पड़ती है। सिमिलरली ये सेशंस जो होते हैं, छोटे छोटे सेशन जो होते हैं, ये हमारे धूल झाड़ने का काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके। मनी मैनेजमेंट, कैसे आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस दिस। सबसे पहले फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब है बेसिकली, सिंपल लेमैन की भाषा में अगर मैं बात करूं, कैश, फंड्स या कैपिटल भी आप इसे कह सकते हैं सर। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन या करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आपको पहले अपनी करंट सिचुएशन का पता है, तभी आप अपने क्या आपको चाहिए, क्या आपके गोल हैं, वो आप सेट कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहला टास्क है। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये स्टेप शुरू करना है। आपको अपना करंट फाइनेंशियल पोजीशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सर, कि करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको आपने बनाना है। अब सबसे पहले आपने अपना करंट फाइनेंशियल पोजीशन बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट गोल्स। अब आपका गोल क्या है? आप क्या चाहते हैं? क्या आप अचीव करना चाहते हैं? आपके पास पैसा है, उससे आप क्या और उम्मीद रखते हैं, या आप कितनी उम्मीद रखते हैं? ये सब जो जानकारी है, ये कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं? एक बहुत ही इसका आसान तरीका है, वो है बजट। अब बजट क्या है? बजट सिर्फ एक सिंपल सा आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है। अभी मैंने गोल की बात की पहले, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल क्या होता क्या है और गोल का मतलब क्या है। गोल शुड बी ए स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? स्मार्ट गोल का मतलब है स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल एक्यूरेट कि हाँ मुझे क्या चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए। अब अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में बात करूं कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, डायमंड टारगेट है आपका, डबल डायमंड टारगेट है, या सो ऑन, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, देन जो गोल होता है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल से मतलब क्या है, अब मैं डायमंड बन गया, डबल डायमंड बन गया, लेकिन वो मेजरेबल नहीं है। मेजरेबल क्या है, मेजरेबल इन इन मनी, अमाउंट ऑफ मनी। आप उस स्टेज पे पहुंच के कमाना कितना चाहते हो, कितना अमाउंट आपको चाहिए, ये आपके डिसाइड करना आपका काम है। अब नेक्स्ट है जो मैं बता रहा हूं, स्मार्ट का मतलब ए से स्टार्ट होता है, अचीवेबल। गोल हमेशा अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल क्यों होना चाहिए, अब मैं कहूं जी मैंने तो देश का राष्ट्रपति बनना है, इज इट पॉसिबल? देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मैं भी कहता हूं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे आके क्या अचीव हो सकता है, ये हर बंदे को पता होता है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो दैट गोल, जो आप गोल सेट कर रहे हैं, वो अचीवेबल गोल होना चाहिए। और नेक्स्ट जो मैं कहूंगा वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट इन द सेंस कि वो आपके प्रोफेशन, जो आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, राष्ट्रपति बन नहीं सकता बिकॉज मेरा प्रोफेशन जो है वो सर्विस है। अब एक सर्विसेबल आदमी, एक सर्विस का बंदा अगर ये कहे जी मैंने राष्ट्रपति बनना है, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर मैं सर्विस में रहते हुए ये डिसाइड करूं कि हाँ मुझे अपने डिपार्टमेंट में टॉप लेवल पे पहुंचना है, दैट इज रेलेवेंट एंड दैट इज अचीवेबल आल्सो। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल इन द सेंस कि एग्जैक्ट आपको चाहिए क्या, मेजर, ठीक है, वो होना चाहिए। अचीवेबल मतलब वो अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब मैं कहूं कि मुझे कंपनी का डायरेक्टर बनना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई एम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने बताया रेलेवेंसी। अब रेलेवेंट है कि मैं मेरे प्रोफेशन या मेरे बिजनेस या जो मैं काम कर रहा हूं उससे रेलेवेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है टाइम बाउंड। आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं उसका एक टाइम डिसाइड कीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये गोल अचीव करना है। अगर आप टाइमलेस गोल डिसाइड कर रहे हैं तो दैट हैज नो मीन्स, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर कोई भी आप घर में काम शुरू करते हैं, कहीं आप ट्रिप प्लान करते हैं, तो आपका डिसाइड होता है, टाइम बाउंड होता है कि हाँ इस महीने में मुझे जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो। दिस इज जस्ट लाइक दैट ओनली, यू हैव टू सेट योर गोल। आपको क्या चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही बजट का पहला पहलू होता है। अब बजट कैसा होना चाहिए? बजट जो है एक बहुत ही सिंपल इनकम और एक्सपेंडिचर का एक लेखा जोखा है एक तरीके से। सबसे पहले आपको हम इनकम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इनकम को अपने इनकम साइड में लिखिए कि क्या है आपकी इनकम, एंड उसको कैसे आपने खर्च करना है, वो आपका खर्चा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बजट। नॉर्मली जो बजट का रूल होता है वो 50, 30 और 20 का रूल होता है। 50% आपकी नीड्स, हाउस होल्ड नीड्स हैं, फूड्स हैं, यूटिलिटी है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है। 20% शुड बी योर सेविंग, और रेस्ट जो 30% है वो आपकी वांट्स। वांट्स का मतलब है कुछ भी आप चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, अपने चीज को किसी को ग्रो करना चाहते हैं, अदर एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू योर नीड्स, जो डे टू डे हमारी नीड्स के अलावा है, उसके बारे में वो हमें 30% रखना है। अब
बजट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक साइड पे आपने इनकम लिखा, एक साइड पे आपने खर्चे लिखे, बजट बन गया। बजट बनाना मैंने बताया ना बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसे फॉलो करना दैट इज ए प्रॉब्लम। वो बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है। आपको अपने दिल से इसको फॉलो करना है। एक राइटर ने लिखा है, द स्पीड ऑफ योर सक्सेस इज लिमिटेड ओनली टू योर डेडिकेशन एंड व्हाट यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस। इसका मतलब यह है कि आपकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो आपके डेडिकेशन, आप कितने ध्यान से, कितनी मेहनत से, कितने लगन से काम करते हैं, और क्या आप कितने पार्ट को आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है सक्सेस। लोगों के पास क्या होता है, खर्चा करते वक्त कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, इंक्लूडिंग मी। मैं आपको स्पेशली नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम शॉपिंग करते वक्त सोचते नहीं है कि हमें क्या खरीदना है। हम जरूरत से ज्यादा, बिना जरूरत की चीजें ज्यादा खरीद लेते हैं। सही कह रहा हूं मैं आपको? ठीक है। हम अपने आप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते खरीदने, पर्टिकुलरली शॉपिंग के टाइम पे। हमें अपनी शॉपिंग को, अपने खर्चों को बजट के हिसाब से प्लान करके तभी खर्च करना चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अपने इनकम साइड को। पहले मैंने बताया कि आपको अपना करंट सिचुएशन या करंट पोजीशन जो है वो लिखनी है। मेक श्योर कि आप अपनी इनकम का सही सही ब्यौरा अपने कागज पे लिख रहे हैं। एक सैलरीड पर्सन, या जैसे मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है एक लिखना कि मेरी इनकम क्या है मंथली। लेकिन आप एक डायरेक्ट सेलिंग टीम में हैं, यू हैव नो लिमिट्स, you can earn as much as you want, you have unlimited power to get that income। so आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपने कितनी इनकम चाहिए और आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं एक, इसे वार्निंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जब प्रॉस्पेरिटी या पैसा आता है तो इसको सारा खर्च मत कीजिए, इसको सारा यूज नहीं करना है, इसको संभाल के भी रखना है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट में बजट के, विच इज खर्चा, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब इसमें जो खास बात मैं कहना चाहूंगा, जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि सेविंग हमेशा पहले आनी चाहिए खर्चे से। लोग क्या करते हैं कि खर्चा कर लिया, जो बच गया जी वो हमारी सेविंग है। इट इज नॉट लाइक दैट। You have to plan your saving first। आपने जितना अपना सेविंग का पार्ट सोचा है, जो कि मैंने ऊपर भी बताया आपको कि 20%, लॉजिकली इट शुड बी 20%। 20% आप अपनी इनकम का एक साइड पे पहले ही रख दीजिए, विच इज योर सेविंग। जो भी आपको खर्चे मैनेज करने हैं, दैट हैज टू बी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, दैट इज बैलेंस ऑफ अमाउंट। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन उठता है कि सेविंग मुझे कब स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, सेविंग शुड बी स्टार्टेड, जितना जल्दी से जल्दी आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। एक और बड़े लेखक ने लिखा है कि यू मस्ट स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। यस्टरडे वाज बेटर देन टुडे, टुडे इज बेटर देन टुमारो, डोंट वेट फॉर बेटर टुमारो। कल जो था आज, कल आज से बेहतर है, मतलब आज जो है वो कल से बेहतर है। कभी भी आने वाला कल आता नहीं है। ये मत सोचो कि अच्छा दिन आएगा, आज ही अच्छा दिन है, आज से ही आपको स्टार्ट करना है। जितनी जल्दी आप एक पेड़ या एक पौधा उगाएंगे, उतनी जल्दी वो पौधा आपको फल देगा। अब हाउ मच टू सेव एंड वेयर टू सेव,
ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मैं वही कहूंगा कि आपकी जो सेविंग कहाँ पे करनी है या आपको कहाँ पे सेव करना चाहिए, इसके बारे में मेरे कुलीग मिस्टर एन.एस. रावत थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अभी हम अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, विच कम इज एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा। अब खर्चे दो तरह के होते हैं सर। एक तो फिक्स एक्सपेंडिचर हो गया, रेंट है, सैलरी है, एजुकेशन है, या अपने ईएमआईज हैं, कार की ईएमआई है या हाउसिंग लोन की ईएमआई है, कुछ भी जो कि फिक्स ऑफ टाइप है, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट वेरिएबल एक्सपेंडिचर है, अब बाहर डाइनिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं जी, या बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड आपके कुछ खर्चे हैं, या हाउस होल्ड ग्रोसरीज से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं, दैट कैन बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबल फंड्स। मैंने जैसे पहले भी बोला कि पहले सेविंग, उसके बाद खर्चे। ठीक है सर। अब आते हैं हम आगे खर्चों की बात करते हैं। एक और लेखक ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि बिवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, ए स्मॉल लीक विल सिंक ए ग्रेट शिप। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक छोटे छोटे खर्चे भी हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक मॉनिटर करने हैं, उनका ध्यान रखना है। एक छोटा सा लीकेज जो है, एक छोटा सा लीकेज बड़े से बड़े शिप को भी डुबो देता है। एक और लेखक ने बहुत अच्छी जगह लिखी है कि पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। जो आपने सेव किया वो आपने अर्न किया, दैट इज योर एडिशनल इनकम। ठीक है। अब हर एक चीज और मैं इसके बारे में बताऊंगा, जो कि हर पेनी मतलब हर रुपए को, हर एक पैसे को आप ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि वो 1,00,000 रुपए है। अब ये सब हो गया, सेविंग की बात कर ली हमने, खर्चे की बात कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है? देखिए, कोई भी जीवन में कोई भी घटना या दुर्घटना बता के नहीं आती है, आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक बचपन में हमने पढ़ा है, सेव बाय समथिंग फॉर द रेनी सीजन। क्या मतलब है इसका? कि बुरे वक्त के लिए, बुरा वक्त क्या है? बुरा वक्त मैंने जैसे अभी बताया कि कभी बता के नहीं आता। बुरे वक्त के लिए हमें कुछ ना कुछ बचा के रखना है। अब ये बचाना कितना होना चाहिए? अब अभी हम रिसेंट की बात करें, कोविड-19 सिचुएशन आई है, 2 साल से हम सब लोग इसको फेस कर रहे हैं। बीच में लॉकडाउन भी रहा, कितना हमें लोगों को परेशानी हुई। तो अगर आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है तो आपको इन दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिकॉज यू हैव प्लान्ड फॉर दैट इमरजेंसी। अब इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए? देखिए, अब ये जरूरतों के हिसाब से, मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने का जो खर्चा है, दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको कहां से बनाना है? ऑफ कोर्स इनकम में से, एंड दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर बजट। जब आप बजट बनाते हैं तो सेविंग के साथ एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना है आपको साथ के साथ। राइट सर? चलिए, अब ये तो हो गया हमारा, इमरजेंसी फंड की भी बात कर ली। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट की। एक ना एक दिन सभी को रिटायर होना है। तो आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है रिटायरमेंट की, आप जब तक चाहें काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर टाइम के बाद बंदा रिटायर होना चाहता है। उस रिटायरमेंट के लिए आपको आज से ही प्लान करना है। आपको एक एप्रोप्रिएट फंड में पैसा इकट्ठा करते जाना है, विच शुड बी ए रिटायरमेंट फंड। आप कौन सा फंड यूज कर रहे हैं, डजेंट मैटर। कोई भी बिना डर के, बिना उसके आप किसी भी अच्छे रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी रिटायरमेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ठीक है।
जब आप रिटायर होंगे, जब आपने रिटायरमेंट का सोच लिया, आपने एक माउंटेन को क्लाइंब कर लिया है, आप एक माउंटेन के ऊपर पहुंच गए हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वहां से अपने अच्छे अच्छे व्यूज देखिए। व्यूज, इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी लाइफ का गोल जो है या वो था, वो आपने अचीव कर लिया है। नाउ यू हैव टू एंजॉय द व्यू, एंजॉय द लाइफ। अब लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि हमेशा स्टे एट योर यंग एट योर हार्ट, काइंड इन स्पिरिट एंड एंजॉय योर रिटायर्ड लाइफ। खुश रहो, दिलेर रहो, एंजॉय करो अपनी रिटायरमेंट लाइफ को, एंजॉय करो, बट इसकी प्लानिंग आज से ही करो और अभी से करो। थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे कोलीग मिस्टर एन.एस. रावत। ही इज द एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स। वो आपको इन्वेस्टमेंट में क्या क्या, कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर एन.एस. रावत एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी किशोर जी ने इसके बारे में बताया कि हमें अपना बजट कैसे बनाना चाहिए और हमें कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग की। आज हम जिन पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से पहला है व्हाई शुड बी इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कौन सी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम हमारी टैक्स फ्री होगी या टैक्सेबल होगी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा सेव्ड अमाउंट है उस पैसे से हमने पैसे कमाने को ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सही इन्वेस्टमेंट वही होती है जो हमें टाइमली अच्छी रिटर्न दे। व्हाई शुड वी इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, हमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आप जानते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई रोज बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है और हमारी पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है, हमारी बाइंग पावर कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। जो 100 रुपए की वैल्यू आज से 10 साल पहले थी, आज उसकी वैल्यू उससे कई गुना कम हो रही है। तो इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो आज की डेट में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है अप्रॉक्स 5% के। तो हमें अपने पैसे को इस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कम से कम हम उसकी रिटर्न 5% की आए, जिससे हमारा पैसा लॉस ना हो। कम से कम जो महंगाई की मार हमारे पैसे पर पड़ रही है उस महंगाई की मार से हम अपने पैसे को सेव कर सकें। तो अचीव फाइनेंशियल गोल, आप जानते हो कि कोई भी हमारा फाइनेंशियल गोल है उसको पाने के लिए हमें एक ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, कम पैसे से हमारा कोई भी गोल नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी हर मंथ की इनकम है, मंथली इनकम है, एक मंथ में वही इनकम आएगी, उससे ज़्यादा पैसे की जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंशियल गोल में हमारा मैरिज का हो सकता है, बच्चे की शादी का हो सकता है, उसका एजुकेशन प्लान हो सकता है, कार लेना, घर लेना। तो ये ऐसे अमाउंट है जिसके लिए हमें सेविंग की जरूरत पड़ेगी या इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएट एक दिन में नहीं होती। वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें धीरे धीरे करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। टू सिक्योर फ्यूचर मीन्स रिटायरिंग एज। रिटायरिंग एज के लिए हमें पैसा आज से ही जोड़ना होगा, जिससे कि हमारा पैसा एक हम अपना रिटायरमेंट का जो हमारा अच्छा फ्यूचर हो सके, हमारा रिटायरमेंट एक अच्छी सी हो सके। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के रूल्स कि इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक रूल क्या होते हैं। स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। इन्वेस्ट करना हम जितना पहले स्टार्ट कर दे, जितना पहले स्टार्ट कर दे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और इन्वेस्ट करने के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जब मेरे पास एक लमसम अमाउंट हो, सपोज मेरे पास 60,000 हो, 1 लाख रुपये हो, तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। जितना भी अमाउंट हो उसको इन्वेस्ट करने की आदत डे 1 से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, जितना हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें इसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से हमारा पैसे में अच्छी ग्रोथ होती है। सेव मिनिमम 20% ऑफ इनकम, हमें अपनी इनकम का 20% मिनिमम
सेव करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रोसेस, assess current financial situation, define financial goal, investment option, monitor major rebalance of your investment। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले जो हमारी इनकम है, हमारी जो हर मंथ के जो हमारे इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितनी है, कितनी हमने इन्वेस्ट करनी है, उसके लिए हमें अपनी इनकम को असेस करना होगा कि अपनी इनकम से कितना हमारी इनकम रहेगी, कितना हमारा एक्सपेंस रहेगा और कितनी हमने सेविंग करनी है। बेसिक जो राइट सेविंग रूल होता है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। पहले हमें टोटल इनकम में से अपनी सेविंग को माइनस करके फिर उसके बाद एक्सपेंस करना चाहिए। डिफाइन फाइनेंशियल गोल, हमारे फाइनेंशियल गोल क्या क्या हो सकते हैं? चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेज, रिटायरमेंट प्लान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यदि मैं आज की डेट में प्लान करता हूँ, कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है आज से 10 साल बाद, तो मुझे आज से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं उस काम को, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाऊंगा। चाहे मुझे घर परचेज करना हो, चाहे मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ भी करना हो, तो मुझे आज से उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाके मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो हमें एक गोल अपना डिफाइन करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट के हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, पीपीएफ, टर्म डिपॉजिट, गवर्नमेंट की स्कीम्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, कई कंपनियों की एनसीडीज आती हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पहला आता है हमारे पास लो रिस्क एंड लो रिटर्न्स। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, इनमें हमारा रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन इनसे जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से, उसकी रिटर्न भी थोड़ा कम होती है। बैंक एफडी की बात करूं, फिक्स डिपॉजिट में 4 से 6% के बीच इंटरेस्ट चल रहा है, आरडी में भी 4 से 6। लेकिन जो आरडी और एफडी से जो हमारी इनकम जनरेट होगी, हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। उसको, उस अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट को हमें अपने इनकम टैक्स में, अपनी इनकम वाले पार्ट में उसको कंसिडर करना होता है, उस पर टैक्स पे करना होता है। हम गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, एनएससी होती है, एमआईएस, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्रा, इसमें भी 5 से 7% के बीच हमारा इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। ये इनकम भी हमारी टैक्सेबल होती है, इस पर भी हमें टैक्स पे करना होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ अकाउंट में ये हमारा 15 साल का होता है, जिसमें लॉक इन पीरियड होता है हमारा टोटल 15 ईयर का। 6 साल बाद हम इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, गवर्नमेंट की स्कीम है, सिक्योर रिटर्न है, तो 7 से 8% के बीच हमारी इसकी रिटर्न आ जाती है। रिटायरमेंट प्लान के लिए पीपीएफ भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। 10 साल से कम की बेटी के लिए हम ये वाली स्कीम ले सकते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है और जो इससे इनकम जनरेट होगी ये टैक्स फ्री होगी। पीपीएफ की इनकम, जो पीपीएफ से इनकम जनरेट होगी वो भी टैक्स फ्री होगी, और सुकन्या समृद्धि योजना से जो इनकम जनरेट होगी ये भी हमारी टैक्स फ्री होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। शेयर मार्केट, आप लोग जानते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतना उतार चढ़ाव होता है कि हमारा पैसा कभी भी डाउन हो सकता है, कभी अप भी हो सकता है। लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस हमें जरूर लेनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। मार्केट में हम 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो हम इक्विटी ले सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट के थ्रू हम शेयर परचेज कर सकते हैं, और अपने शेयर को हमें खुद ही मॉनिटर करना पड़ता है कि हमारे शेयर की आज क्या वैल्यू है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो हमें उसके बाद खुद ही उसको चेक करना पड़ता है, कब हमने इसको सेल करना है। इसके थ्रू हम उसको कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कोई फंड लॉन्च करती है, एनएफओ लाती है मार्केट में, उसके थ्रू आम पब्लिक से पैसा लेती है, और उस पैसे जब उनके पास एक मुश्त अमाउंट हो जाती है, एक अच्छी रकम आ जाती है, एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर फंड को मॉनिटर करना, हमने उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। सपोज उस फंड को हमने आईटी में डालना है, फार्मा में डालना है, रियल एस्टेट में डालना है, और किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में जाना है, तो टोटली उस फंड को जो देख रहा है या मॉनिटर कर रहा है वो एक फंड मैनेजर कर रहा है हमारे बिहाफ पे।
उसके लिए कंपनी जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हल्का सा एंट्री लोड दिया जाता है, जिसके वो चार्जेस, उसकी सैलरी, फंड मैनेजर की चार्जेस जो भी होंगे उस टाइम हमसे लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट हमारे फंड को मॉनिटर करता है, जिसमें उसकी ग्रोथ के चांस अच्छे होते हैं और लॉस के चांस यहाँ पे थोड़ा कम हो जाते हैं। फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का हमारे पास ऑप्शन है। हम उसमें लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास आज 60,000 रुपए, मैं 60,000 उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 1 लाख रुपए 1 लाख उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मुझे यूनिट अलॉट हो जाएंगी। यूनिट अलॉट होने का तरीका क्या होता है, सपोज मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे तो एक पर्टिकुलर उसमें म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होगी, उस एनएवी से उसको डिवाइड करके हमारी यूनिट आ जाती है, उतनी यूनिट हमारे पास आ जाती है। कल को उस यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी, जब हमारा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ेगा। तो नंबर एनएवी इंटू नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू अमाउंट, वो अमाउंट हमें उस टाइम पे मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आता है इसमें SIP, बड़ा पॉपुलर है आज की डेट में, हर एक को पता है कि SIP करनी चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या फायदा होता है, उसमें तो लमसम में तो हम एक मुश्त रकम दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मंथली एक फिक्स अमाउंट, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे अकाउंट सर मैंने 5,000 रुपये मैं इसमें लगाना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये हर मंथ म्यूचुअल फंड में जाएंगे। कभी मार्केट डाउन भी रहेगी, यदि मार्केट डाउन रहेगी तो उस मंथ हमारे नंबर ऑफ यूनिट हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट डाउन रहेगी, एनएवी डाउन रहेगी, तो 5,000 से उस एनएवी को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट जो है वो थोड़ा उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए SIP सबसे अच्छा ऑप्शन है। रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छी आ जाती है। म्यूचुअल फंड में हमारे रिटर्न 10%, 12, 18, इवन तक की 30% तक रिटर्न आई है म्यूचुअल फंड में। उसके बाद है ELSS, टैक्स सेविंग प्लान। इसमें भी हम 80C की रिबेट ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। कुछ म्यूचुअल फंड होती है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल से पहले हम उस म्यूचुअल फंड को निकाल नहीं सकते जो टैक्स सेवर वाले होते हैं। लास्ट में एक बार फिर कहूंगा, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें मार्केट रिस्क है, तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस लेके इसमें इन्वेस्ट करें। एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाया कि सपोज मैं 1,000 रुपये 1,000 रुपये की मंथली SIP करता हूँ, या मेरा PPM में जा रहा है, या मेरी RD है। यदि मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6% मिल रहा है, तो मेरा इसका अमाउंट हो जाता है 1,64,700 रुपये पहले 10 साल में, और 15 साल में ये अमाउंट मेरा होता है 2,62,300। तो एक छोटी बचत, जो कि 1,000 रुपये की बचत है, इसको हम रेगुलर बचत करते हैं, तो ये लास्ट जब 25 साल के लिए करते हैं तो ये हमारा अप्रॉक्स 7 लाख करीबन हो जाता है 1,000 रुपये की, ये 1,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि हम इसी को 8% में देखें तो ये हमारा 9,57,000, और यदि मैं इसको 14% की बात करूं तो ये मेरा 27 लाख अप्रॉक्स आ जाता है 1,000 रुपये पर मंथ की, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। एक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाती है। छोटी बचत, इसलिए अपनी बचत को हमेशा रेगुलर करिए, और जिससे हमारा एक अच्छा अमाउंट हमें आखिर में मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, आप सभी लोग जानते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो यदि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम उसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लैट में कर सकते हैं और लैंड में कर सकते हैं। लैंड में इन्वेस्ट करना इन कंपेयर टू फ्लैट ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो लैंड बेटर ऑप्शन है इस फ्लैट से। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि हमने अपने रहने के लिए करना है तब तो हम करेंगे उस पर फ्लैट में, लेकिन उसकी पॉइंट भी, और इसमें जो जब भी हम लैंड या उसको पर्टिकुलर फ्लैट को सेल करेंगे, हमारे उस पर कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स भी हमें इसको पे करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हम फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SGB बॉन्ड, या भी इसके गवर्नमेंट के बॉन्ड भी आए हैं गोल्ड के, तो हम बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एनुअली हमें 2.5% मिलता है। अब जो हमारा गोल्ड है वही रहेगा, इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का। 8 साल बाद हमारा उस बॉन्ड को हम इनकैश कर सकते हैं। ETF के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें इसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट चाहिए, पर डीमेट अकाउंट के थ्रू भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम NPS, आप सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्कीम हमें
अपने पास रखनी चाहिए कि जिससे हमारा रिटायरमेंट एक अच्छा से हो जाए। उसके लिए एनपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2004 में ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की थी। 2019 से ये आम पब्लिक के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मिनिमम साल का हम इसमें 6,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होता है। मैक्सिमम कोई भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60 साल में इसकी मैच्योरिटी होगी। 60 साल में क्या होता है कि हमें 60% उसी टाइम मिल जाता है और 40% की हमें एन्युटी उसके बाद मिल जाती है। उसकी हमारी वो जो उसका 40% है उसकी हमें पेंशन मिलेगी मंथ वाइज। तो ये एनपीएस भी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमारे पास ट्रेडिशनल प्लान आते हैं, इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, टर्म प्लान, यूलिप्स। ट्रेडिशनल प्लान में इंडोमेंट प्लान बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज हमने 15 साल की पॉलिसी ले ली या 20 साल की पॉलिसी ले ली तो 20 साल में हमें वो अमाउंट मिल जाएगा। मनी बैक में हमें टाइम पे पैसा मिलता रहता है। टर्म प्लान बड़ा ही पॉपुलर है। बेसिकली आज की डेट में टर्म प्लान हर एक को लेना चाहिए। टर्म प्लान में हमारा प्रीमियम कम होता है लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है। रिस्क कवर इसमें ज़्यादा होता है। यूलिप जो प्लान होता है, यूलिप वाला, इसमें भी पैसा हमारा इंश्योरेंस में लगता है। कुछ पैसा हमारा इंश्योरेंस में लगता है, कुछ पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगता है। वाई लाइफ इंश्योरेंस, हमें लाइफ इंश्योरेंस क्यों करनी चाहिए? जो फैमिली का मेन अर्नर होता है, मेन कमाने वाला पर्सन है, उनका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन केस उनकी एब्सेंस में जो इमोशनल लॉस को हम रिकवर नहीं कर सकते लेकिन एक फाइनेंशियल लॉस को हम कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं। उस टाइम पर केवल पैसा ही काम आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट काम आएगी, आपका इंश्योरेंस काम आएगा, आपकी सेविंग काम आएगा, बाकी उसके अलावा कोई भी काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में मेडिकल के जो बिल आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली अभी कोविड की केस में भी हमने देखा कि 8 लाख, 10 लाख, इवन तक कि 18 लाख तक कोविड के बिल आए लोगों की। यदि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइम जीरो हो सकती है। यदि हमने 8-10 साल में 15 लाख रुपए जमा करे और कल को कोई ऐसी डिजीज आ गई, ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पूरी इन्वेस्टमेंट उस टाइम जीरो हो जाएगी। इसलिए हमें जनरल इंश्योरेंस मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना जरूर रखना चाहिए। अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम इन लाइफ बट देयर इज नो इंश्योरेंस आफ्टर एक्सीडेंट। जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है लेकिन दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इसलिए इंश्योरेंस अपना टाइमली करना चाहिए। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, बात करते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की। आपको पता है कि 80C में इनकम टैक्स में 80C में हमें 1.5 लाख तक की रिबेट मिलती है, जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, यूलिप प्लान भी हो, और एफडी ले सकते हैं। लेकिन एफडी में हमारा लॉक इन पीरियड होना चाहिए 5 साल का। पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, इक्विटी लिंक सेविंग प्लान, इन सब में जो भी इन्वेस्ट करें हमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इसमें रिबेट मिल जाता है। इनकम टैक्स प्लान, अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। जो हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, हमें इनकम टैक्स में भी यहाँ पर रिबेट मिलती है। 25,000 तक हम इसमें रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D में। एनपीएस जो मैं अभी हम बात कर रहे थे पेंशन फंड की, तो एनपीएस में भी हम 50,000 तक की रिबेट ले सकते हैं इनकम टैक्स में। तो टोटल हम रिबेट ले सकते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए की। 1.5 लाख प्लस 50,000, 2,25,000 तक की हम रिबेट यहाँ पे ले सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आप जानते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्चुअली जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग राइट इन्वेस्टमेंट टूल इन राइट प्रोपोर्शन टू जनरेट ऑप्टिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड। हमारे इन्वेस्टमेंट टूल क्या क्या है, हमें अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या रखना चाहिए। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट टूल हमारी बेसिकली एफडी हो गई, आरडी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एनपीएस, ये हमारे इन्वेस्टमेंट टूल है। अब हमें अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या रखना चाहिए, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव है कैपिटल ग्रोथ, कि हमारे अपनी कैपिटल को ग्रोथ करने के लिए हमें क्या क्या मार्केटिंग टूल, अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वेस्टमेंट टूल हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए।
तो उस हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? तो एक तो कैपिटल ग्रोथ, जो हमारा पैसा है, पैसे की अच्छी ग्रोथ हो। रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें उसका रिस्क कम से कम हो, मैक्सिमम रिटर्न हो, रिटर्न अच्छी मिले। लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी की जरूरत हमें लाइफ में कभी पड़ सकती है। सपोज मैंने सब पैसा रियलिटी में लगा दिया, प्रॉपर्टी में लग दिया, मुझे अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी सेल होने में तो 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा। तो कुछ ना कुछ पैसा हमारा एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, जिसको हम इंस्टेंट उसको लिक्विडेट कर सकें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, कभी भी सभी पैसे को एक जगह नहीं रखना चाहिए, उसमें लॉस होने के चांस ज्यादा होते हैं। सपोज मैंने जितने पैसे हैं सब पैसे को शेयर मार्केट में डाल दिया, कल को मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मार्केट दिक्कत आती है, तो मेरा सब पैसा 1 मिनट में हो जाएगा जीरो। इसलिए हर फंड को, जो भी हमारा पैसा है, उसको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस फंड को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। टैक्स प्लानिंग, तो टैक्स की प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंगली हमें करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच किशोर सर एंड रावत सर, हमें इतने अच्छे और सरल तरीके से बताने के लिए कि कैसे हम अपनी जमा पूंजी को निवेश कर सकते हैं और कैसे अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को, जो कि है मिस्टर दिनेश सिंघल, जिन्हें की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में 16 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और जो कि बहुत डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज में एज एडवाइजर भी अपनी सलाह देते हैं और अपनी एक्सपर्टीज से कंपनीज की हेल्प करते हैं। तो आगे इस सेशन को बढ़ाते हुए अब मैं उनको निमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हमें इस बारे में और इंफॉर्मेशन दें। प्लीज वेलकम मिस्टर दिनेश सिंघल। Hello everyone. As has been shared and discussed in detail by Luthraji, Rawatji, we all now understand the importance of financial planning in our lives. In my opinion, it is the most crucial things that could be the difference between you being judged as successful or a complete failure. There are lots of people who have become bankrupt but were rich at one point in their life. We all have heard stories about many people who have won huge lotteries and made windfall gains by sale of property, land, etc., and then wasted it all. Why it has happened? The primary reason of this is lack of financial awareness and planned use of their money. Many of us also tend to wonder after the end of the month where all our earnings are going. We are left with nothing to pay our car dues, EMIs, etc. As has been discussed, the most important step in this whole process is budgeting. Some people connect budgeting with cost cutting. They will say, कुछ कमाया है नहीं दहला और cost cutting की बात शुरू कर दी. But no, I don't agree with that. In my view, budgeting makes you able to understand clearly how much you are earning and then allocating those funds for various expenses, household expenses, tuition fees, insurance payments, etc. And then also setting aside a part of it for making the planned investments, maybe in mutual funds, maybe in SIPs, maybe in shares, etc. And then using the rest for leisure activities. Maybe dining out, maybe watching movies, maybe having travel trips, holiday trips, etc. So the people who have learned this art of financial planning have found that they can spend more on leisure activities and they are having more funds at their disposal in case they do their budgeting properly. Those who begin savings at an early age accumulate enough money in their life to face rainy days like lockdown, which we all have seen. So in case we have not saved enough money for facing this kind of turbulence in our lives, then that would be a disaster. So saving even a little amount of money each day can help add up enough amount over the years. It is important that one makes a change in their spending habits. One important advice and a piece of caution I would like to share with all of you
is that don't be carried away by impulsive buyings. We all see many offers are coming every day, every week. This sale, that sale, Republic Day sale, Independence Day sale, etc., etc. And they come out with credit card EMIs, buy now, pay later. All these kind of schemes are a trap, very big trap. And once you are engaged in that, you have bought that thing which you don't need, then you would repent later at the time when you're supposed to make the payment, and you would be under a lot of stress. So in my view, you should spend wisely on the things which you really need and plan for it and then buy it, rather than seeing the schemes and carried away by impulsive buying habits. I earnestly request each one of you to learn more about financial planning, to devote at least an hour every week on understanding, managing, and reviewing your financial status, and get disciplined with your finances. It would lead to a life free of financial stress. Wishing you all a prosperous life ahead. Thank you. All the very best. Thank you. थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे हमें टिप्स दिए। आपकी इंफॉर्मेशन से मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं अंत करना चाहूंगी। और हमारी ईमेल आईडी है training@safeshopindia.com, जिसपे कि आप अब इस ट्रेनिंग से रिलेटेड भी अपनी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो हम सभी को उस पे शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका आपको सुझाव दें, उसका आपको आंसर्स दें। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, आप उसके लिए भी हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं, हम उस पर भी जरूर काम करेंगे। तो आज के लिए मैं इस सेशन को यही एंड करती हूँ। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।